कांग्रेस के लोगों ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने एक बयान दिया, ये जो कोरोना का जो इंजेक्शन लगवा रहे हैं ये वैक्सीन लगवा रहे हैं, इसको कोई मत लगवाओ। भ्रामक प्रचार किया, पब्लिक को तो कह दिया कोई मत लगवाओ, और खुद उन लोगों ने वैक्सीन का डोज दिया। उसी तरह से खुद तो गंगा में डुबकी लगाने आए और ऊपर से भ्रम फैला रहे हैं कि वहाँ पर अव्यवस्था है। होता नहीं कि एक गांव में कहावत है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। उनकी झूठ चल नहीं पाई और भारी पड़ गया। वो उनका गठबंधन तो कुछ है ही नहीं है। आप देखिए, यहाँ गठबंधन करते हैं और फिर दिल्ली में जाकर के वो लोग अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। ये कोई गठबंधन थोड़े है। वहाँ पर इन लोगों ने हाथ में संविधान तो देखा ही नहीं होगा, इन लोगों ने पढ़ा ही नहीं होगा। अगर संविधान पढ़े होते तो ऐसी बात न करते। हम जब पार्टी के मुद्दे पर लड़ते हैं तो संघर्ष करते हैं, अपने अपने मुद्दों की बात करते हैं। जैसे पार्लियामेंट से बाहर हम निकलते हैं, फिर हम एक दूसरे से अच्छी से बात करते हैं, जीत करते हैं। बड़ा सुखद माहौल लगता है पार्लियामेंट का। उनके सामने जाने पर ऐसा लगता है कि जिस मोदी जी को हम टीवी पे देखते भी वही मोदी जी हैं। उनको करीब से देख करके बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं वे एक्सपर्ट न्यूज। आज हमारे पॉडकास्ट सीरीज में हम आपसे रूबरू करवाएंगे 3 बार की विधायक रहे व वर्तमान में राज्यसभा सांसद हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, सीमा द्विवेदी से बातचीत करेंगे। उनके पॉलिटिकल जर्नी के बारे में जानेंगे। अभी दिल्ली इलेक्शन खत्म हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को 27 साल बाद जीत हासिल हुई है। वहाँ से क्या कुछ उनका सहयोग रहा, वहाँ पे बातचीत करेंगे। आइए, हमारे साथ वो मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, स्वागत है आपका वी एक्सपर्ट न्यूज में। नमस्कार मैडम, बहुत बहुत थैंक यू, आपको शुक्रिया। और आपने आज मुझे पसंद किया, इसके लिए आपको थैंक यू। देखिए, हमारा पहला सवाल आपसे ये रहेगा, मैम, किस तरह से आपका पॉलिटिकल जर्नी रहा है, राजनीति में कैसे आना हुआ? ये सब एक इत्तेफाक कह लीजिए या तो ये कह लीजिए कि कोई प्रारब्ध रहा होगा, वरना हमारा कोई न रोल था, न हमारी कोई सोच थी, न हमारी कभी कोई परिकल्पना थी जी। हमारा राजनीतिक जीवन बिल्कुल से एक सामान्य गृहिणी के रूप से निकला। और मैं 91 में मेरी शादी हुई। 95 में जब पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई तो गांव में चुनाव हुआ, पंचायत का चुनाव हुआ जी। फिर एक महिला की खोज होने लग गई कि ये सीट महिला के लिए आरक्षण है, तो किस महिला को चुनाव लड़ाया जाए। मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड मेरे मायके से भी था, ससुराल से भी था। मेरे मतलब ग्रैंडफादर स्वर्गीय गया प्रसाद द्विवेदी, वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, ब्लॉक प्रमुख थे। और मेरे पिताजी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष थे, 3 बार का चुनाव लड़े थे, 25 साल ब्लॉक प्रमुख रहे थे। बैकग्राउंड मेरा था पूरा, बट मेरी कोई सोच नहीं थी, मेरा कोई मन नहीं था कि मुझे चुनाव लड़ना है। फिर खोजते खोजते भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरे पास आए कि आपको जिला पंचायत का चुनाव लड़ना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम लड़ जाते हैं। गांव का परिवेश बिल्कुल ग्रामीण परिवेश था। मैंने इतना पल्ला उल्ला निकाल के, घोट वोट निकाल करके मैंने नामिनेशन करने के लिए गई। फिर नामिनेशन करके आई तो महिलाओं के बीच में जब जाने लगी तो एक बहुत चर्चा हो गई कि भाई एक महिला है, छोटी उम्र की महिला है। और मेरी उम्र उसमें 24 साल रही होगी, 24.5 साल। 24 साल से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई। 24 साल में जिला पंचायत की मेंबर लड़ गई चुनाव। बड़ा कौतूहल हुआ कि एक महिला आई है, घर घर में घूम रही है, तो मुझे अपार समर्थन मिला। जिस भी घर में जाते थे पूरे घर के लोग मेरे पीछे पीछे लग जाते थे, क्योंकि एक क्रेज थी कि कोई महिला आई है। दूसरी क्रेज ये थी कि मैं बहुत कम उम्र की थी। तीसरी क्रेज थी कि मैं बिल्कुल भारतीय परिवेश में थी, साड़ी में थी, घूंघट में थी, पल्ला रखती थी। तो इसका बड़ा हमको फायदा मिला, हमारे क्षेत्र के लोगों ने समर्थन दिया। और मैं एक बहुत बड़े धुरंधर समाजवादी पार्टी के व्यक्ति को चुनाव हरा करके जिला पंचायत का चुनाव जीत गई। फिर 1996 में विधानसभा का चुनाव आया। फिर खोज होने लगी किसको लड़ाया जाए, किसको लड़ाया जाए। मेरे पिताजी जिला प्रेसिडेंट थे बीजेपी के। हमारे संगठन मंत्री अब नहीं हैं, श्रद्धेय स्वर्गीय हृदयनाथ सिंह जी, जिन्होंने कहा कि सीमा को चुनाव लड़ाना है। मेरे पास खबर आई कि आपको नामिनेशन करना है। मुझे कुछ भी नहीं पता, पर्चा दाखिला कैसे होता है, पेपर क्या लगते हैं, कुछ जानकारी नहीं। मेरे पिताजी भेजे, गाड़ी आई, मैं गई नामिनेशन करने के लिए। नामिनेशन करके आ गई, घर घर के अंदर प्रचार करने लग गई। न मैंने भारतीय जनता पार्टी में कोई काम नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी मेरा मूल में था। घर में जो लोग आते थे उनको सेवा करती थी, खिलाती थी, पिलाती थी, पार्टी का वर्करों को सम्मान करती थी। लेकिन चूंकि मुझे कभी पॉलिटिक्स करना नहीं था तो उस दृष्टिकोण से मेरा कुछ था नहीं।
फिर चुनाव लड़ गए, हम चुनाव जीत गए, बस ऐसे हमारी कहानी स्टार्ट हुई। हम 3 बार भी विधानसभा से आप विधायक भी रही हैं वहाँ से हाँ। पे, तो किस तरह से क्या उस समय सोचा? तो मेरे लिए बहुत चुनौती भरा माहौल था, हम्म। क्योंकि आप कल्पना करिए 1996, 2007, 2012 ऐसे में क्षेत्रीय दल समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, इनका बहुत दबदबा था। जातिवाद में लोग बटे हुए थे, दुनिया भर की उटपटांग बातें होती थी, लेकिन ऐसे समय में भी हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसकी मैं हृदय से शुक्रगुजार हूँ, इस पार्टी ने मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति को 5 बार विधानसभा लड़ने का अवसर दिया, एक सीट पर एक दल से लड़ने के बाद फिर काम करने की मेरे अंदर एक ललक थी, मेहनती थे ही, हम काम करना स्टार्ट कर दिए, विधायक बन गए, बड़ी चर्चा हुई, वो एक महिला विधायक हो गई, एक महिला, बहुत दूर दूर तक चर्चा हो गई। और मैं काम बहुत करती थी, नया यंग बॉडी थे ही, काम करने का बड़ा रुचि थी मेरी, बड़ा मैं काम करती थी। तो इस तरह से मेरा राजनीतिक जीवन बहुत चुनौतीपूर्ण ढंग से प्रारंभ हुआ। देखिए मैम, आप पूर्वांचल से हैं और यहाँ से होकर आप सदन में गए, वहाँ पे अब जब सदन अटेंड करते हैं तो माहौल कैसा रहता है? विपक्ष के लोग भी आते हैं, कैसा माहौल? देखिए, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, पार्लियामेंट हो चाहे असेंबली हो, हर दल के लोग एक भवन में बैठते हैं और हर दल के व्यक्ति अपनी अपनी बात को कहते हैं। हम जब पार्टी के मुद्दे पर लड़ते हैं तो संघर्ष करते हैं, अपने अपने मुद्दों की बात करते हैं। जैसे पार्लियामेंट से बाहर हम निकलते हैं, फिर हम एक दूसरे से अच्छी से बात करते हैं, जीत करते हैं। बड़ा सुखद माहौल लगता है पार्लियामेंट का, क्योंकि इतना बड़ा हिंदुस्तान, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कन्याकुमारी से कश्मीर तक इतना फैला हुआ हमारा भारत, तरह तरह की संस्कृति, तरह तरह का पहनावा, तरह तरह की बात, तरह तरह की भाषा। तो इतने सब होने के बावजूद भी जो एक है ना कि हमारा एकता में सब है, तो हम एक है, सभी लोग एक होकर के भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हो, समाजवादी के हो, कांग्रेस, किसी भी दल के मेंबर हो, सारे लोग आपकी बातें सबसे होती हैं। हम सबसे बात करते हैं, एक दूसरे से सब अच्छे से बात करते हैं। जब पार्टी की मुद्दे की बात आती है तो पार्टी मुद्दे पे हम बात करते हैं, वरना नॉर्मली सबसे हम कैंटीन में चाय पीते हैं, बैठते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, सबको अच्छा लगता है। मैम, अगला कुछ सवाल ये भी रहेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आप राखी भी बांधती हैं, तो उनके व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहेंगे। जब आप उनसे मिलती हैं, क्या गाइडेंस आपको वो देते हैं, क्या कुछ? उनके व्यक्तित्व को शब्दों में कहना संभव नहीं होगा, उनका बहुत विराट व्यक्तित्व है। वो जितने मजबूत इरादे के व्यक्ति हैं, उनको उनके सामने जाने पर ऐसा लगता है कि जिस मोदी जी को हम टीवी पे देखते हैं वही मोदी जी हैं। उनको करीब से देख करके बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इतनी सरलता, इतनी सिंपलिसिटी, इतना डाउन टू बर्थ, नीचे लेवल तक की जो उनके दिमाग में परिकल्पना चलती है, उनसे मिलने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला कि इंसान को अगर ऊंचाई मिले तो अपनी जमीन और अपनी जमीन को कभी भूलना नहीं चाहिए। कितनी प्रेरणा मिलती है मैम उनसे, ये क्या सीख? इतनी उनसे प्रेरणा मिलती है, उनसे हर बात की सबसे बड़ी प्रेरणा यही मिलती है कि इंसान को एक इरादा पक्का होना चाहिए, हमारे अंदर एक ललक होनी चाहिए, हमारे अंदर सनक होनी चाहिए कि मुझे ये काम करना है। एक जनता की सेवा को हम कैसे कर सकें, जनता में रहने वाले जनता, हर व्यक्ति को हम किसको, युवा को, महिला को, व्यापारी को, किसान को, नौजवान को, महिला को, बच्चों को, सबको हम कितना बढ़िया ढंग से लाभ दे सकते हैं, वो अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो सकते हैं, उनकी एक एक सोच प्रेरणा देती है कि हमको भी उनसे सीख करके आगे बढ़ना चाहिए। जी मैम, अगर बात की जाए दिल्ली इलेक्शन की, तो अभी 27 साल बाद जीत वहाँ पे मिली है। आपने भी कैंपेन किया है वहाँ पे, तो यह जानना चाहिए किन मुद्दों को लेकर इस बार जीत मिली, क्योंकि जो इतने सालों से नहीं हो पाया हुआ है दिल्ली पे, तो वो हुआ, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक ही मुद्दा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ। हम सबको साथ लेकर के काम करते हैं, विकास की बात करते हैं। दिल्ली की जनता केजरीवाल की झूठ से उब चुकी थी, केजरीवाल ने सबको धोखा दिया, पूरी दिल्ली की जनता को झूठ बोल करके उनको परेशान किया। वहाँ की जनता ने निर्णय लिया कि इस देश का भविष्य प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों में है, तो दिल्ली भी बिना भारतीय जनता पार्टी के संवर नहीं सकती, सुधर नहीं सकती। इसलिए वहाँ के हर वर्ग के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया और केजरीवाल की झूठ को नकार दिया। उन्होंने कहा कि मैं बनूंगा तो गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, कोई चीज नहीं लूंगा, मैं बिल्कुल ऐसे रहूंगा। आपने देखा, गाड़ी लिए, बंगला लिए, चलिए वो सब भी छोड़ दीजिए,
शराब का घोटाला हुआ, क्या जल का घोटाला हुआ, घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला, पूरी पार्टी उनकी जेल में रही। जी जी, घोटाले में से जेल भी सारे जानी लोग पड़ी। घोटाले की सरकार के लिए पूरी उनकी पार्टी जेल में रही। चाहे सिसोदिया जी हो, चाहे संजय जी हो, चाहे केजरीवाल साहब, कोई भी हर व्यक्ति जेल में रहा। और इससे यह परिलक्षित होता है कि आप पार्टी बिल्कुल झूठ के सहारे, झूठ के पैर पर खड़ी थी और जनता ने उनके घमंड को तोड़ दिया। यही कारण रहा मैम कि इस बार दिल्ली इलेक्शन में वोट जो इस भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी के प्रति झुकाव उनका तब भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। केजरीवाल ने झूठ बोल करके जनता को जो एक बहकाने का काम दिया, होता नहीं कि एक गांव में कहावत है कि काट के हांडी बार बार नहीं चढ़ती, उनकी झूठ चल नहीं पाई। और एक तरफ मोदी जी का विशाल व्यक्तित्व, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का विशाल व्यक्तित्व, एक तरफ आम पार्टी जो झूठ की सरकार, फरेब की सरकार, घोटाले की सरकार, ऐसी सरकार को जनता के लोगों ने उखाड़ करके फेंक दिया और भारतीय जनता पार्टी के बारे में समर्थन दे करके एक ऐसा काम किया है। अब पूरा ये विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पर सबके लिए अच्छा काम करेगी। जी, रही बात मैम दिल्ली की हो गई। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, आप भी पूर्वांचल की है, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो महाकुंभ चल रहा है। वहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर जो विपक्ष है, समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो वहाँ के मुखिया अखिलेश यादव बराबर तंज कसा जा रहा है कि व्यवस्थाओं को लेकर जो अभी ये भगदड़ भी मची थी कुछ दिन पहले, उसे भी लेकर लगातार तंज कसते जा रहे कि व्यवस्थाएं उतनी अच्छी नहीं है। उस पर क्या कहेंगे? अभी आगा हाल ही की बात की जाए, कल की तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी बयान आया है कि कुछ लोग आके संगम में डुबकी लगाकर चुपके से चले गए, तो उस पे क्या कहेंगे? देखिए, आपको याद होगा जब कोरोना की महामारी आई थी, जब पूरा विश्व कोरोना में संघर्ष कर रहा था, जूझ रहा था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, सारे लोगों ने एक बहुत बड़ा काम किया कि हम लोगों ने वैक्सीन को लॉन्च किया और वैक्सीन हम लोगों ने विदेशों में भी, दूसरे देशों में भी भेजने का काम किया। जी, कांग्रेस के लोगों ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने एक बयान दिया कि ये जो कोरोना का जो इंजेक्शन लगवा रहे हैं, ये वैक्सीन लगवा रहे हैं, इसको कोई मत लगवाओ। भ्रामक प्रचार किया, पब्लिक को तो कह दिया कोई मत लगवाओ, और खुद उन लोगों ने वैक्सीन का डोज लिया। उसी तरह से खुद तो गंगा में डुबकी लगाने आए और ऊपर से भ्रम फैला रहे हैं कि वहाँ पर अव्यवस्था है। तो वहाँ के लोगों को ये बताने को एक उनका जो उनकी नीति है, जो उनकी सोच है, जैसा वो लोग अपनी सरकार में करते थे, वो यही बताना चाहते थे कि कुंभ में कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। आपने देखा होगा पूरी दुनिया, देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया महाकुंभ के पर्व को देखा। करोड़ों करोड़ लोग स्नान करने के लिए आए, इतनी अच्छी व्यवस्था, इतना अच्छा प्रबंध, ट्रेन इतनी चल गई, बस भी फ्री हो गई, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था, घर घर तक देखने की व्यवस्था कि कोई बीमार है, किसी को कोई दिक्कत है, हर ढंग से हमारी सरकार एक मुश्त एक पैर पर खड़ी रही। योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री है, वो कितनी बार उन्होंने खुद जा करके देखा और लगातार इस पर नजर बनाए रखे अपना। योगी जी की व्यवस्था के बारे में मैं तो यही कह सकती हूँ, योगी जी ने कमाल कर दिया। और जैसे कहते हैं ना कि मोदी है तो मुमकिन है, वैसे हम ये कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में योगी हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है। जी, मैम ये भी देखा कि अभी लोकसभा चुनाव 2024 का हुआ है। अगर सीटों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में काफी कम सीट आई और समाजवादी पार्टी आगे रही। क्या कारण रहा है मैम? क्या थोड़ा बहुत पार्टी की जो प्लानिंग थी उस पे काम नहीं हो पाया, क्या कहेंगे? हमारी पार्टी की प्लानिंग बहुत अच्छी थी, अच्छा सब कुछ अच्छा था, लेकिन जो सपा और कांग्रेस जो इनका गठबंधन था, इन लोगों ने जनता के बीच में ये भ्रम फैलाने का काम किया संविधान के। गठबंधन कहीं भारी पड़ गया मैम इस बार चुनाव में यूपी उत्तर प्रदेश? गठबंधन नहीं भारी पड़ गया, उनका गठबंधन तो कुछ ही नहीं है। आप देखिए, यहाँ गठबंधन करते हैं और फिर दिल्ली में जाकर के वो लोग अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, ये कोई गठबंधन थोड़े है। वहाँ पर इन लोगों ने हाथ में संविधान तो देखा ही नहीं होगा, इन लोगों ने पढ़ा ही नहीं होगा। अगर संविधान पढ़े होते तो ऐसी बात न करते। इन लोगों ने ऊपर के पन्ने में कुछ और लगा करके जनता के बीच में जा करके ये समझाने का काम किया कि भाजपा आएगी तो संविधान को खत्म कर देगी, भाजपा आएगी तो संविधान को बर्बाद कर देगी। इन लोगों ने झूठा प्रचार किया, झूठा भ्रम फैलाया कि झूठे भ्रम में आकर के ये सारी बातें हुई हैं। वरना भारतीय जनता पार्टी के प्रति न किसी का
का रुझान कम हुआ है, न किसी का झुकाव कम हुआ है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, हम मध्य प्रदेश जीत गए जी। आप देखिए, हम दिल्ली भयंकर जीत गए, हम सारी तरफ जीत गए, और आने वाले हम मिल्कीपुर जीत गए जी। सपा का गढ़, वो अपना हाँ। गढ़ नहीं बचा पाए, वो हम मिल्कीपुर जीत गए। क्योंकि जनता को ये बात समझ में आ गई कि लोगों ने भ्रम फैलाने का काम किया, और इनका गठबंधन कोई नहीं है। वो ये एक दूसरे को इसलिए सपोर्ट करना चाहते हैं कि बीजेपी न आए। बीजेपी आएगी तो इनका भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, बीजेपी आएगी तो इनकी झूठ नहीं चलेगी, बीजेपी आएगी तो इनका फ्रेम नहीं चलेगा। इसलिए ये लोग एक दूसरे के साथ गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम करते हैं, और जितनी तेजी के साथ इनका गठबंधन होता है भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, उतनी तेजी के साथ देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके उनका हाथ उठाने का काम करती है। अगर दिल्ली इलेक्शन की बात की जाए तो मैम, क्या मुख्यमंत्री पद के लिए क्या लगता है कि किसका सामने आ सकता है, कौन बन सकता है? देखिए, ये पार्टी का निर्णय है, पार्टी जो निर्णय लेगी बहुत अच्छा निर्णय लेगी। जितना भी निर्णय पार्टी का है वो सब सराहनीय है। दिल्ली के बारे में भी, जो दिल्ली की बेहतरी के बारे में अच्छे से बेटर काम कर सकता होगा, भारतीय जनता पार्टी उनका चुनाव करेगी। जिसको पसंद कर देगी भारतीय जनता पार्टी, वही दिल्ली का नेता होगा, उसी के बल पर वहाँ पर काम। आगे अगर मैम 2027 के चुनाव की अगर बात की जाए तो किस तरह से तैयारियां अभी आपकी पार्टी की तरफ से चल रही हैं? हमारी पार्टी साल के 12 महीने तैयारी करती है। हमारी पार्टी कभी आराम नहीं करती है। हमारी पार्टी हमेशा काम करती है। हर एक घंटे पे, हर एक मिनट पर भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति तैयार होती है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग, निचले स्तर के कार्यकर्ता, सारे लोग मिलकर के नीति रीति के हिस्से में लेकर के बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, और साल के 12 महीना हम चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। अगर मैम आगे अगर आपको टिकट मिलता है तो आपकी क्या तैयारियां हैं? हमारी तैयारी पूरी रहती है, क्योंकि मैं भी बिल्कुल जनता के बीच में रहती हूँ। मैं 3 बार विधानसभा चुनाव लड़कर जीत करके आई, तो हम कभी जनता से अलग नहीं रहे हैं। हमारी जनता में बड़ी रुचि रहती है कि हमको जनता पब्लिक के बीच में जाना चाहिए, बैठना चाहिए, सुनना चाहिए, समस्याओं से रूबरू होना चाहिए। इससे हमारी पूरी तैयारी है, कोई दिक्कत नहीं। मैम, महिला पॉलिटिशियन भी यहाँ पे महिलाओं के लिए क्या कुछ सोचा है? क्योंकि अगर सरकार तो कुछ ना कुछ तो योजनाएं आ रही हैं, पर आपकी तरफ से अगर आपको भी आगे मौके मिलते हैं तो क्या कुछ करेंगे आप? देखिए, जहाँ तक नारी की बात करते हैं, नारी शक्ति बंधन अधिनियम पार्लियामेंट में बिल पास हुआ। महिलाओं के लिए इससे बड़ी खुशखबरी और क्या होगी, जो कांग्रेस कभी नहीं कर पाई। कांग्रेस झूठ पे झूठ बोलते रही, पार्लियामेंट में बहकाते रही, अब आएगी, तब आएगी, अब आएगी, और भारतीय जनता पार्टी का कभी समर्थन नहीं दिया कांग्रेस के पार्टी ने। मोदी जी ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल ला करके महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। महिलाएं आज, चाहे बीसी सखी की बात हो, चाहे समूह की बात हो, चाहे ड्रोन दीदी की बात हो, आप देखिए महिलाओं को रोजगार परक बनाने के लिए महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है जी। और उनका जो समूह है, समूह को अच्छी संख्या में पैसा दिया जा रहा है। आज हम मजबूती के साथ महिलाएं अपने पैर पर खड़ी हैं। आप कभी अगर रुक करिएगा गांव की तरफ, आप जाकर के देखिए, समूह के माध्यम से महिलाएं अच्छा उत्पादन कर रही हैं, अच्छी सब्जी पैदा कर रही हैं, अच्छा मशरूम की खेती कर रही हैं, अच्छा अचार मुरब्बा बना रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, क्योंकि सरकार उनको बहुत अनुदान दे रही है और निःशुल्क अनुदान दे रही है कि हमारी महिलाएं अपने पैर पर खड़ी हैं। आज महिलाएं सशक्त हैं, आज महिलाएं हर क्षेत्र में हैं, और इससे बड़ा प्रमाण और क्या मिल सकता है। आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कुर्सी, राष्ट्रपति की कुर्सी पर एक आदिवासी समाज की हमारी एक महिला बैठी हुई है। ये महिला के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। जी मैम, देशवासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देशवासियों को मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आप देख सकते हैं अभी हम बात करते राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी जी से, जिस तरह से उन्होंने बताया दिल्ली इलेक्शन को लेकर भी, इस तरह से उनकी वहाँ पे योगदान रहा, साथ ही साथ जो चुनाव आने वाला है उसके लेकर भी उनकी तैयारियों के बारे में बताया, साथ ही अपनी पॉलिटिकल जर्नी के लिए भी बताया। ऐसे ही पॉडकास्ट हम आगे भी कई सारे पॉलिटिशियन से भी करते रहेंगे। साथ ही आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ सोनाली पटवा, वी एक्सपर्ट न्यूज।